हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, ये अभी शुरू कर रहे हैं हम आप सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एस्पायरेंट्स के लिए आरएएस मेंस की जो अभी डेट अनाउंस हुई है 25 और 26 फेब को आरएएस मेंस का एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों ने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है प्रीलिम्स, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो मेंस की दे रहे हैं क्लियर करके प्रीलिम्स, आप सभी को गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस होंगी, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर बेस पे डिस्कस होंगे आपसे, ताकि आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। किस तरीके से आपको आंसर देने हैं ये सभी हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो आपने जो बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठे नहीं करने हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक या दो सफिशिएंट सोर्स हैं, वो आप रखिए अपने पास। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ला के रिसोर्सेज। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और उनको फॉलो कीजिए। मेंस में कंटेंट के साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पैराग्राफ में आंसर कर रहे हैं या बुलेट पॉइंट आंसर कर रहे हैं। आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप उसमें आंसर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मेंस में ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें आपके पास जब डेवलप होंगी, किसी के पास नहीं होती है, ये प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उसने बता दिया ये स्ट्रेटेजी है। आपने देखा होगा पिछले टॉपर ने बताया वो स्ट्रेटेजी इस बार के टॉपर ने नहीं बताई। सबकी अपनी अपनी एक कंफर्ट जोन होता है और उसकी स्ट्रेटेजी होती है। बाकी जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मेंस में यही इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक, आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत दीजिए कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे, वो आपके लिए अच्छा नहीं रिजल्ट देगा एग्ज़ाम में। सो खुद पे भी फोकस रखिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड, तो कुछ चीज़ें जो आपको आपके आंसर राइटिंग में इंक्लूड करनी है, और ये अभी से आप प्रैक्टिस करोगे जब ही ये क्वालिटी डेवलप होगी आप में आंसर राइटिंग की। अदरवाइज आप अगर इसको मेमोराइज करके रख लेते हैं कि एग्ज़ाम में यूटिलाइज करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। हिस्ट्री एंड कल्चर में आपको डेट्स, टाइमलाइन, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डेट्स और टाइमलाइन उसमें मेंशन करना है। सपोज दैट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको उसमें मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये आपको उसमें ऐड करना है क्वेश्चन में। इससे क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और जो कॉपी जांच कर रहे हैं आपकी, वो भी आपको इसका एडवांटेज जरूर देंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका कुछ वर्डिक्ट्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई आर्टिकल उसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई पर्सनैलिटी या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, या कोई गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज स्कीम है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये सभी आप उसमें क्वेश्चन में ज़रूर ऐड करें। देखिए, आप कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसको हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसमें आपको हाईलाइट करना है फिगर, स्टैटिस्टिक्स और फिगर। इकोनॉमिक सर्वे को तो आपको इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ना है आपको। जो रिपोर्ट्स हैं, रिसेंट की रिपोर्ट्स हैं, वो भी आपको पढ़नी है, उनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम्स हैं, और ज़्यादातर स्कीम्स आपको, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के बजट की हों या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, यूनियन बजट, उसकी हों, वो आपको मिस नहीं करनी है। और स्पेशली माइनॉरिटीज़, विमेंस, चाइल्ड, इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है। टेक्नोलॉजी में कोई रिसेंट इनोवेशंस हैं उस क्वेश्चन में आप ऐड ज़रूर कीजिए। एनवायरनमेंट में कुछ डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट, या कोई रैंकिंग इंडिया की, उसमें कोई एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आई हो अभी रिसेंट, उस क्वेश्चन में अगर आप ऐड करना चाहते हैं, एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन करना है, हर कहीं आपको ऐड नहीं करना है।
ये कुछ चीज़ें हैं, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रेगुलर टेस्ट होंगे, जैसे ये पहला टेस्ट है, इसके क्वेश्चन हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसको फिर हमारे जो प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन, उससे मैच करवाना, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है आपको। उससे पहले आप इसके बारे में कंटेंट नॉलेज ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहेगी। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, और बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन में, उससे आपके वर्ड्स लेंथ भी बढ़ जाएगी और वो फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो रिपीट ना करें, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप रेगुलर 5 to 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी है तो 1 मंथ पहले आपको रेगुलर 2 टेस्ट, और 2 टेस्ट जब मैं कर रहा हूँ तो 2 पेपर जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो चाहे मॉक टेस्ट हो, 2 पेपर आपका हाथ दर्द कर रहा है, करने दीजिए। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप उस दिन कम से कम अच्छे से कर पाएँ, आपको लगे नहीं कि आपका स्टेमिना नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्रैक्टिस आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको जैसे ही टेस्ट अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गणेश्वर कल्चर, गणेश्वर संस्कृति से है। 15 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूंगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसका आंसर, और आप चाहें तो हमें सेंड भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको नीचे, या हमारी वेबसाइट है myupsc.com, वहाँ पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गणेश्वर संस्कृति, देखिए अगर आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं तो गणेश्वर कल्चर है, इट वॉज करेक्टराइज्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग यूजिंग चार्ट टूल्स एंड इट शोज द बिगिनिंग ऑफ मेटल वर्क इन कॉपर। तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग ये लिख सकते हैं 300 BC टू 2003, ये 3800 BC टू 2000 BC। आप इसमें जो टूल्स हैं उनका मेंशन कर सकते हैं। मेटल वर्क इन कॉपर, ये यहीं से बिगिनिंग हुई है। यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ पोट्री एंड कॉपर गुड्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये गणेश्वर कल्चर के बारे में है। हिंदी में अगर आप लिखना चाह रहे हैं गणेश्वर संस्कृति, तो आपको लिखना होगा राजस्थान में जो ताम्रयुगीन संस्कृति का यह एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो ताम्र सामग्री मिली है। यहाँ उत्खनन से कई सहस्त्र ताम्र आयुध या ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये इस तरीके से आपको 15 वर्ड्स में 2-3 लाइन्स, मैक्सिमम 2 लाइन्स में आपको इसका आंसर देना है। और ये सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने, एक लाइन में कितने वर्ड लिख रहे हैं, आप जो आंसर दे रहे हैं वो कितने वर्ड्स में है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, और ये हर किसी में प्रैक्टिस से आता है। भगत मूवमेंट, भगत मूवमेंट के बारे में, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो ट्रेंडिंग हैं एग्जाम में। ज़्यादातर 1-1.5 साल से जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उन्हीं से पूछा जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर लिया। सिलेबस के में आपके अभी कुछ टॉपिक नए ऐड किए हैं, उन पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस देख लीजिएगा आप एक बार। बाकी जो नए टॉपिक ऐड किए हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनको एक बार आप थ्रोली पढ़ लीजिए। भगत आंदोलन, भगत मूवमेंट है, ये शुरू किया गोविंद गिरी ने। ये गोविंद गिरी ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था? टू अपलिफ्ट द मोरल एंड मटेरियल लाइफ ऑफ द भील्स। इसमें आपको लिखना है
ये सब टू अपलिफ्ट द मोरल एंड मटेरियल लाइफ ऑफ द भील्स थ्रू सोशल एंड रिलीजियस प्रीचिंग्स। और ये जो टीचिंग्स थी गोविंद गिरी की, दैट अवाकन द भील्स एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट इनटू polity economic revolts of the Bhils and it is also known as भगत मूवमेंट। इतना आपको 15 वर्ड्स में लिखना है, 2 लाइन मैक्सिमम 2.5 लाइन। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं भगत आंदोलन तो ये आप लिख सकते हैं, ये गोविंद गिरी ने शुरू किया था 1890 के दशक में। और इसमें है जो अग्नि देवता को प्रतीक माना जाता था। एक लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने जो ये शराब, मांस, चोरी, ये इनसे दूर रहने और सादा जीवन जीने के लिए और जो विदेशी वस्तुओं उनका बहिष्कार कर स्वदेशी का प्रयोग करने के लिए ये गांव-गांव में प्रचार किया था। आफ्टर ऑल ये रिलीजियस था गोविंद गिरी का, ये मूवमेंट गोविंद गिरी का था। और किसके लिए था? लोगों की लाइफ, मॉरल एंड मटेरियल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स ज़रूर दीजिएगा, या फिर आप अपने घर पे जहाँ भी हैं प्रैक्टिस कीजिए, और हम जब आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे तो उनसे मैच ज़रूर करिएगा। इसका जिक्र काफ़ी टाइम से हो रहा है, पिछले 6 महीने से ये चर्चा में है। रानी गिडालू या रानी गायदिलन्यू, ये है रानी गिडालू रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। 50 वर्ड्स, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में रानी गिडालू की भूमिका। देखिए, आपको पहले अगर आपके पास कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं 15 वर्ड्स, 50 वर्ड, 100 वर्ड, किसी में भी आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखें आप। इंग्लिश में अगर लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं एक्नॉलेजिंग अ रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, प्राइम मिनिस्टर नेहरू कॉल्ड हर द डॉटर ऑफ द भील्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको आपके क्वेश्चन में ऐड करने होते हैं। और गिडालूज एसोसिएशन विथ जदोनांग, जदोनांग कौन थे? इनके ब्रदर थे। प्रिपेयर्ड हर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सी ऑल्सो इम्प्रिजन, ये जेल में रही है। सी स्टार्टेड द मूवमेंट इन 13 ईयर्स व्हेन सी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखना है। अगर आप हिंदी में देना चाह रहे हैं तो ये एक और आपको जो इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड ध्यान में रखना है, हेराका मूवमेंट। हेराका मूवमेंट, ये इसमें पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश ए नागाराज। ये इनका लक्ष्य यही था कि जो ये इनका वापस से नागाराज स्थापित करके अंग्रेज़ों को अपनी मिट्टी से खदेड़ने का। 13 साल की उम्र में 1930 में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी थी। मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। गांधी विचारधारा से अवगत करवाने का भी बीड़ा उठाया था इन्होंने शुरू में लोगों को, गांधीवादी विचारधारा से। ये कहते थे, इनके जो कुछ फेमस वर्ड्स हैं कि धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है, अपनी संस्कृति को खोना यानी अपनी पहचान को खोना है। ये इसी तरीके से लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जागरूक करती थी। ये 1933 से और 1947 तक जेल में रही है। 1933 से मैं आपको इतनी सारी डिटेल बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जितने वर्ड्स की लिमिट है उसमें आपको आंसर देना है। हम तो आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपको पास डिटेल, कंटेंट, नॉलेज बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में मेंस में हमेशा आता है, और अभी जो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डिफेक्शन, हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिसाइडिंग केसेज ऑफ डिफेक्शन, हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ एंश्योर्ड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन है। सो अब इस पे लिखना आपको, बिकॉज parties often have to sequester MLAs in the resort to prevent them from changing their alliance or getting approached by a rival party or an opposition faction of their party। और इसके रिसेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास, चाहे हम 2020 का राजस्थान देख लें, 2019 में महाराष्ट्र देख लें, या फिर 2019 और 2018 का हम कर्नाटक देख लें, या फिर 2017 का हम ये तमिलनाडु का देख लें। ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से ही एसोसिएटेड क्वेश्चन है। ये सारे इंसिडेंट एंटी डिफेक्शन लॉ से ही है। 2019 में आपने देखा होगा कि जो 15 MLAs थे उनमें से 10 मर्ज हो गए थे गोवा में बीजेपी में। राजस्थान में भी सेम 6 जो BSP के MLA थे मर्ज हो गए थे कांग्रेस में, और ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है अभी। सिक्किम में 15 में से 10 ने ज्वाइन कर लिया था। तो ये दल बदल विरोधी जो कानून है, क्या ये सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करता है? फिर अगर क्वेश्चन आपसे ज़्यादा मार्क्स का है, 100 वर्ड्स में पूछा गया है, तो आपके पास टाइम है कि आप इसको बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ है। फिर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, और डिटेल में जब लिख रहे हैं तो फिर आपको पता होना भी चाहिए हमें कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। देखिए पहले ये था 1960s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1960 और 1970s की। 1960 70s के टाइम क्या है, 1967 में एक MLA थे हरियाणा के, उनका नाम था गयालाल। ये गयालाल MLA थे। इन्होंने 15 दिनों में 15 डेज में इन्होंने 3 बार दल बदल लिया था। 15 डेज में 3 बार दल बदल लिया था इन्होंने। और फिर उसके बाद से ये जो मुद्दा है ये एक तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया था कि इस तरीके से तो कुछ करना चाहिए। फिर इंडिविजुअल का था मैटर, बाद में ये एसोसिएशन का मैटर हो गया। पहले तो एक एक करके जाते थे, बाद में ग्रुपिंग्स में जाने लग गए। तो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। ये जो दल बदल 1985 में बना है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी किए हैं। तो इसका आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ आप 15 वर्ड्स के लिए ही ना पढ़ें, इसका आप 100 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें। क्वेश्चन में आपको अगर 15 वर्ड्स का है तो आप सीधा अपने हिसाब से पॉइंट वाइज पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 100 वर्ड्स का है तो आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट में है जो आप उसका लिखना है आपको। अगर आपको क्रिटिसाइज करवाया है या आपके जो कंटेंट हैं वो लिखने हैं एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, एंड देन लास्ट में आपको 2-3 लाइन्स में कंक्लूजन भी लिखना है। यह आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ेगा। वाई COP26 इज इम्पोर्टेंट एंड इंडियाज रोल एट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। COP26 क्यों महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका है। ये अभी रिसेंट का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको लगभग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाएंगे, और आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा। देखिए, countries across the world have come out to declare their contribution to limit global warming।
ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। एंड हेल्प प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज अहेड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और ये है 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसीलिए इसको बोलते हैं COP26। और ये COP26 किसके अंडर में हुआ है, या यूं कहें कि ये जो COP का एनुअल समिट होता है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये एनुअली होता है। और ये किसके अंडर में होता है, ये होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्री क्लियर करके आए हैं, तो इतना तो आपको पता होता ही है। इस क्वेश्चन में आपको कॉप का थोड़ा सा लिख के और फिर जो COP26 है उसके बारे में लिखना है। देखिए क्वेश्चन में पहले जो पूछा गया है पहले उसी का आंसर लिखना है, और जो क्वेश्चन में बाद में जो पूछा गया है बाद में उसका आंसर लिखना है। ये भी एक क्वेश्चन का प्रोसेस है आंसर लिखने का। आपको अगर पहला जो पूछा है क्वेश्चन में वो नहीं आ रहा है, जो बाद का है वो आ रहा है, आप शुरुआत उससे करते हैं, ठीक है पहला नहीं आ रहा है तो, लेकिन अगर पहला आ रहा है तो आप शुरुआत उसी से करें। इसमें जो कॉप और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो ध्यान रखने हैं। और देखिए आपको इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा ये मान के चलिए क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन उसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसमें COP26 में एक इम्पोर्टेंट स्पीच दिया था। उसमें बोला उन्होंने पंचामृत, पंचामृत, ये पंचामृत मंत्र है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ये पंचामृत क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने एक 5 अमृत तत्व या पंचामृत की सौगात वहाँ मेंशन किया था अपने स्पीच में। तो जो पंचामृत है उसमें पहला है भारत 2030 तक जो उनकी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। सबसे पहला क्या था, 500 गीगावाट तक 2030 तक। ट्वेंटी थर्टी तक जो जीवाश्म रहित ऊर्जा है उसको 500 गीगावाट, पंचामृत की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा जो है ये है 2030 तक जो 50% ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा भारत, ये इंडिया। तीसरा जो है उसमें अब से लेके प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया है 2021 से लेके 2030 तक कुल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसमें 1 अरब टन की कमी करेगा। 1 अरब टन कार्बन का जो कुल प्रोजेक्टेड एमिशन है उसमें 1 अरब टन की कमी करेगा। ये तीसरा मंत्र था। और जो चौथा मंत्र है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन जो इंटेंसिटी है, कार्बन इंटेंसिटी है, उस कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करेगा। और जो पांचवा है वो ये है कि 2070 तक 2070 तक भारत नेट जीरो, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन COP26 के नाम से आए या पंचामृत के नाम से आए, COP26 के पंचामृत, ये ध्यान रखने आप,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। वाई द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स अंडर द पीपीपी मॉडल। देखिए इसका विरोध भी होता है, लेकिन जो विरोध सरकारें करती है वो इसको फॉलो भी करती है। तो पीपीपी जो मॉडल है इसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि पीपीपी मॉडल होता क्या है। पीपीपी इज डिफाइंड एज ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट और कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन a government or statutory entity on the side and a private sector company on the other side. For what purpose? For delivering a service on payment of a user charges. और the privatization of Indian airports ये कब शुरू हुआ? Set in way back in 1999 और ये 1999 में कब शुरू हुआ था? कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो सेटअप हुआ था अंडर द पीपीपी रूट। और इसी के बाद में फॉलोड बाय द एयरपोर्ट्स ऑफ बेंगलोर एंड हैदराबाद इन 2004। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसकी डिटेल्स लिखनी है कि अब आप डिटेल्स कैसे लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले लिखने हैं आपको चैलेंजेज, और वो चैलेंजेज कौन से हैं? फेस्ड बाय द अथॉरिटीज, लैंड एक्वाजिशन करना है अगर किसी रूरल एरिया में है, या फिर किसी फार्मर्स का लैंड है, या कोई इंडस्ट्रियल में है वहाँ लैंड है, तो अथॉरिटीज़ के सामने जो चैलेंजेज हैं वो। देन इसके बाद आप इसके बारे में लिख सकते हैं व्हाट इज पीपीपी एंड एयरपोर्ट्स। हिस्ट्री आपने लिखी दी है पहले, आप इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं, या यूं कहें आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसका लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आप अपना कंक्लूडिंग ये लिखना आपको। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अपने नॉलेज के हिसाब से कीजिए, ऑनेस्टली लिखिए। अगर नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिखिए। कहीं से इधर उधर से गूगल करके या कहीं से बुक से हेल्प लेके करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट के साथ है जो इसका आपको PDF मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।